हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। आइए देखते हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है। मेरी बात सुनना। रेशियो एनालिसिस में दो वर्ड है, एक तो है रेशियो, दूसरा क्या है एनालिसिस। पहले हम इन दोनों वर्ड का समझते हैं मीनिंग। रेशियो क्या होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन। वो कौन एक्सप्लेन करता है, रेशियो एक्सप्रेस करता है। याद रखिए बात ना आपको। मैंने क्या बताया कि रेशियो क्या करता है, किसी दो नंबर के बीच में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसको एक्सप्रेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। एनालिसिस क्या करता है, जो उनके बीच में रिलेशन है दो नंबर के बीच में, वो किस तरह का रिलेशन है उसको एग्जामिन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या निकल के आया आपका, रेशियो एनालिसिस मतलब क्या हो जाएगा, दो नंबर के बीच में किस तरह का क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। याद रखिए बात ने, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, किसी भी दो तरह के नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। रेशियो को चार तरह के कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड क्या है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। और फोर्थ क्या आपका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है किसी भी फर्म की करेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने की एबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। याद रखिए बात, मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है, किसी भी फर्म के करेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने की एबिलिटी को एक्सप्लेन करता है लिक्विडिटी रेशियो। याद रखिए बात ना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से जानते हैं। ये रेशियो फर्म के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। ये रेशियो क्या करता है, फर्म के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। और ये एक्सप्लेन करता है कि जो करेंट ऑब्लिगेशन है उसको करेंट रिसोर्सेज से पेमेंट करने की एबिलिटी फर्म के पास है या नहीं है। फिर से सुनना, लिक्विडिटी रेशियो क्या एक्सप्लेन करता है कि जो फर्म की रिसोर्सेज हैं, करेंट रिसोर्सेज हैं, वो फर्म की करेंट ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने के लिए एबल है या नहीं है। तो इस तरह का रेशियो क्या होता है, कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। आइए देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट करेंट रेशियो, इसका एक और भी नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब बात ये होती है कि करेंट एसेट क्या है। मेरी बात सुनो, करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस तरह की एसेट है तो आप उसे क्या बोलोगे, करेंट एसेट बोलोगे। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर पे करना है। अगर ऐसी बात है तो क्या है, करेंट लायबिलिटी है। आइए देखते हैं करेंट एसेट क्या क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि करेंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करेंट रेशियो क्यों निकालते हैं। मैंने कहा था ना, करेंट रेशियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम ये पता करते हैं कंपनी की, फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब ये होता है कि जो कंपनी की करेंट एसेट है वो करेंट लायबिलिटी को पे करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। याद रखिए बात ना। तो करेंट रेशियो क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ द फर्म की एबिलिटी मेजर करता है। किस तरह की एबिलिटी, कि जो उसका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको पे करने के लिए फर्म के पास करेंट एसेट अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव करेंट रेशियो निकालने का।
अब बात करते हैं करंट एसेट क्या है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपने 3 to 6 मंथ के लिए कर रखा है। इन्वेंट्री, लेकिन याद रखना इन्वेंट्री में हम क्या क्या बातें नहीं करते। लूज टूल्स, स्टोर्स, अपेयर को हम करंट एसेट नहीं मानते। याद रखिए बात ना, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स को हम क्या करते हैं, करंट एसेट नहीं मानते। थर्ड क्या आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन जब हम डेटर की बात करेंगे तो याद रखना उसमें से हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस कर देंगे। याद रखिए बात ना, जब हम सन्ड्री डेटर की बात करेंगे उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और क्या क्या बातें आएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस क्या होता है, जो आपने दे रखा है कितने मंथ के लिए, 3 to 6 मंथ के लिए दे रखा है। और अदर करंट एसेट जैसे क्या क्या हो सकता है, प्रीपेड, एक्सपेंस, एक्रूड, इनकम, एडवांस, टैक्स, ये सब के सब क्या आपके करंट एसेट। एक और चीज़ होता है, लिख लीजिएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो याद करने वाली कौन सी बात है, जब भी आप करंट एसेट कैलकुलेट करोगे तो हम किसकी बात नहीं करेंगे, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे। अगर ये इन्वेंट्री में ऐड होगा तो हम इसे वापस क्या करेंगे, लेस कर देंगे। दूसरी बात, हम जब डेटर यूज़ करेंगे तो डेटर में से क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस कर देंगे। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं करेंट लायबिलिटी के बारे में। तो समझ में आ ही गया होगा आपको करंट एसेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। करंट एसेट में क्या क्या बातें आएंगी आपकी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में कौन कैसी बात आ जाएगी, प्रीपेड, एक्रूड। दूसरा उपाय भी है, करंट एसेट कैसे निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। क्योंकि आपको पता है ना, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल में से क्या लेस कर देंगे, करेंट लायबिलिटी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो भी क्या निकल के आ जाएगा, करेंट एसेट निकल के आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एसेट दो ही तरीके का होता है, एक तो होता है आपका एसेट करेंट एसेट और एक क्या होता है आपके पास फिक्स एसेट। दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल जाता है, टोटल एसेट निकल के आ जाता है। अगर मैं टोटल एसेट में से क्या लेस कर दूं, फिक्स एसेट लेस कर दूं, तो भी क्या निकल जाएगा, करंट एसेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना, मैंने क्या बताया, अगर मैं करंट एसेट निकालना चाहता हूं तो टोटल एसेट में से अगर फिक्स एसेट को लेस कर दो, टोटल एसेट में से अगर फिक्स एसेट को लेस कर दो तो भी क्या निकल के आएगा, आपका करंट एसेट निकल के आएगा। तो हमें सभी तरीके पता होना चाहिए। पता नहीं क्वेश्चन में क्या मेरे पास अवेलेबल दिया इन्फॉर्मेशन। एक तो सिंपल सी बात है, सारे के सारे करंट एसेट को आपने जोड़ दिया तो भी क्या निकल जाएगा, करंट एसेट। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी को ऐड कर दो तो भी क्या निकल जाता है, करंट एसेट। तीसरी बात यह है, अगर टोटल एसेट में से आप क्या लेस कर दो, फिक्स एसेट लेस कर दो, तो भी आपका क्या निकल जाता है, करंट एसेट्स। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। मैंने कहा है ना, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसको मुझे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर क्या करना है, पे करना है। वो सभी लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आपने 3 to 6 मंथ के लिया उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं, क्योंकि विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल बिल, जिसमें बिल्स पेबल भी आ जाएंगे, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, अदर जितने भी करंट लायबिलिटी है, ठीक ना। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मान लो जैसे मैंने कोई लोन लिया था 5 साल पहले, 5 साल पहले लिया था 5 साल के लिए, लेकिन इस साल तो क्या बन जाएगा आपके लिए, करंट लायबिलिटी, क्योंकि इस साल आपको पे करना है। 5 साल पहले मेरे लिए वो करंट लायबिलिटी नहीं थी क्योंकि मुझे वो पे नहीं करना था, लेकिन इस साल यानी 5वें साल मुझे वो पे करना है, तो मेरे लिए वो क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। पहले मेरे लिए क्या थी, वो लॉन्ग टर्म डेट थी, लेकिन इस साल मेरे लिए क्या बन गई, वो करंट लायबिलिटी बन गई।
जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है ऑन बोरिंग, जो आपने लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट देना है इस साल, वो भी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। इनकम टैक्स आपने एडवांस ले रखा है, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जितने भी अनक्लेम डिविडेंड है, जितने भी कॉल्स एडवांस है, सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ना एडवांस लेना भी आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, एक और चीज़ होता है आपका प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड भी क्या होता है आपके लिए, करेंट लायबिलिटी होता है। तो याद रखना करेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी होता है जिसको आपको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली क्या होता है 30 से 45 डेज के लिए मिलता है। जो भी आपका क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरली क्या होता है 2 महीने 3 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है। जो भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है, अगर उनका करंट ईयर में क्या है मेच्योरिटी हो गया यानी पेमेंट करना है, तो भी आपके लिए क्या बन गया, करंट लायबिलिटी। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो भी आपने एडवांस ले रखा है, ये सब के सब क्या होते हैं आपके लिए करंट लायबिलिटी होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये भी आपके लिए क्या होंगे, करंट लायबिलिटी होंगे। तो जब भी आपको करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, आपको इन सब आइटम को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आ जाएगा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर वो अमाउंट जो आपने 3 to 6 मंथ के लिए ले रखा है। ट्रेड पेबल में दोनों बातें आ जाएंगी, क्रेडिटर्स भी आ जाएगा, बिल्स पेबल भी आ जाएगा। अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन कौन सी बातें आ जाएंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। अदर करेंट लायबिलिटी में कौन कौन सी बातें आ जाएंगी, जितने भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा। दूसरा उपाय ये है, अगर मैं करंट एसेट में से क्या लेस कर दूं, वर्किंग कैपिटल, तो भी क्या निकल जाएगा आपका, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यदि मैं करंट लायबिलिटी इधर लेते आऊँ और वर्किंग कैपिटल को उधर लेते जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर करंट एसेट में से आपने क्या लेस कर दिया, वर्किंग कैपिटल, तो भी क्या निकल जाएगा आपका, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। दूसरा उपाय ये होता है, टोटल डेट में दो बातें होती हैं। टोटल डेट में क्या बातें होती हैं, दो बातें होती हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म डेट और एक होता है आपका करंट लायबिलिटी। दोनों मिलके बनते हैं टोटल डेट। अगर टोटल डेट में से हम क्या लेस कर दें, लॉन्ग टर्म डेट को क्या कर दें, लेस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या है, करंट लायबिलिटी होगा। याद रखिए बात ना, टोटल डेट में से, टोटल डेट में से हम क्या लेस कर दें, अगर लॉन्ग टर्म डेट को हम लेस कर दें तो भी क्या निकल के आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे ये कहता है कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो कितना है, 2:1। ये आपसे पूछ सकता है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इट मीन्स करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो करंट एसेट क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर कल को करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ जाए तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 में से 1 पे कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ का करंट एसेट रह जाएगा। तो ये एक आइडियल रेशियो होना चाहिए, 2:1। याद रखिए बात ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट क्या आपका क्विक रेशियो। नेक्स्ट क्या आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का एक और भी नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, इसका एक और भी नाम होता है लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमने पढ़ ही रखा है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या बातें आती हैं। अब हमें नया पढ़ना है क्या, लिक्विड एसेट, इसी का नाम क्या होता है, क्विक एसेट। मेरी बात सुनो, अगर हम करंट एसेट में से दो चीज लेस कर दें, एक तो क्या लेस कर दें, स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, और दूसरा क्या लेस कर दें, प्रीपेड, दूसरा क्या लेस कर दें, प्रीपेड। तो अगर करंट एसेट में से हम इन दो चीज़ों को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, क्विक एसेट। इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट।
क्विक एसेट क्या होता है? क्विक एसेट वो एसेट होता है जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाम ही है ना क्विक एसेट, जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में आपको टाइम लगेगा, आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक सेल करने में टाइम लग सकता है। प्रीपेड, एडवांस, प्रीपेड देना या एडवांस देने के बाद क्या होता है, लेना मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम क्विक एसेट का कैलकुलेशन करते हैं तो करंट एसेट में से दो चीज हटा देते हैं। किस किस को हटाया जाता है? स्टॉक को हटाया जाता है और प्रीपेड। ठीक है ना? स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री होता है। और प्रीपेड या फिर वहाँ क्या लिखा हो सकता है? एडवांस। तो एडवांस को भी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा आपका? क्विक एसेट। याद रहेगी बात ना, अगर आपको क्विक एसेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट में से दो चीज हटाना पड़ेगा। क्या क्या हटाना पड़ेगा? स्टॉक और प्रीपेड। स्टॉक इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाएगा। और प्रीपेड एडवांस को इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि पैसा देने के बाद लेना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्विक एसेट में काउंट नहीं करते। तो याद रखिए बात ना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ ही रखा है और लिक्विड एसेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आइए देखते हैं क्या क्या बातें करता है। कहता है लिक्विड एसेट मीन दोज एसेट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली, यानी तुरंत आप उसे क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे निकलता है? कहता है अगर करंट एसेट में से क्या हटा दो, एक्सेप्ट किसको हटा दो? इन्वेंट्री को हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा? लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? प्रीपेड एक्सपेंस को हम इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो लिक्विड एसेट में नहीं आता, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना कैश में थोड़ा मुश्किल होता है। तो याद रहेगी बात ना, लिक्विड एसेट के बारे में अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम दो चीज़ को काउंट नहीं करेंगे। एक तो किसको काउंट नहीं करेंगे? इन्वेंट्री को काउंट नहीं करेंगे। और किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रीपेड को काउंट नहीं करेंगे। बाकी वही आइटम होंगे जो करंट एसेट में थे, यानी करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड एसेट कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपने करंट एसेट में से दो चीज लेस कर दिया, करंट एसेट में से दो चीज लेस कर दिया, क्या क्या लेस कर दिया? एक तो इन्वेंट्री, दूसरा क्या? प्रीपेड और एडवांस। अगर हम करंट एसेट में से इन दो चीज को क्या करें? लेस कर दें। किस किस को? इन्वेंट्री को और प्रीपेड को। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? लिक्विड एसेट निकल के आ जाता है। अब लिक्विड एसेट निकालने का मोटिव क्या है? वैसे एक तो आपसे क्या पूछ सकता है, लिक्विड एसेट का आइडियल रेशियो कितना है? तो याद रखना आइडियल रेशियो कितना है? 1:1। और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या था? 2:1। तो किसी भी फर्म के लिए अगर निकालना आपको सॉल्वेंसी रेशियो, तो करंट एसेट से अधिक अच्छा होता है। आप उसे क्या निकालो? उसका लिक्विड रेशियो निकालो, क्विक रेशियो निकालो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन के कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन का जो करंट एसेट होता है उसमें बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं, बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि मार्केटेबल नहीं है, यानी मार्केट में बिकने को तैयार नहीं है। या तो वो क्या हो चुके हैं? आउटडेटेड हो चुके हैं, या फिर ओल्ड फैशन के हो चुके हैं। स्टॉक में पड़ा हुआ तो है लेकिन वो मार्केटेबल नहीं है। जब हम करंट एसेट की बात करते हैं तो उसमें स्टॉक माना जाता है एज ए एसेट्स, लेकिन हम जब क्विक एसेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टॉक को एसेट नहीं मानते। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो निकालना हो तो बेहतर ये होगा कि हम उसका करंट रेशियो ना निकाल के हम उसका क्या निकालें? क्विक रेशियो निकालें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड बात करते हैं अपने सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला क्या बात होती है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो ये बताता है जो फर्म में फंड लगा हुआ है उस फंड में इक्विटी का कितना पार्ट है और डेब्ट का कितना पार्ट है, यानी इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट का कितना पैसा लगा हुआ है। डेट मीन्स क्या होता है? आपका लॉन्ग टर्म फंड होता है। डेट मीन्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड कौन सा? जो लगाया किसने? आउटसाइडर ने। मैं एक बैलेंस शीट से आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, एक तरफ क्या आपका? लायबिलिटी, अमाउंट,
एसेट्स और अमाउंट। पहले हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैंक लोन, डिवेंचर, और क्या हो सकता है आपका करेंट लायबिलिटी। मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका 100, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आपका 50, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आपका 50, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना आपका 10, बैंक लोन कितना आपका 20, डिवेंचर कितना आपका 30 और करेंट लायबिलिटी कितना आपका 30। इस साइड आपका टोटल कितना हो गया 100, 50, 50, 200, 260, 290। तो इस साइड भी क्या होगा आपका 290। अब बात करते इधर, सबसे पहले होता है आपका नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहले हम किसकी बात करेंगे अपने टेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या हो सकता है मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सारी बातें हो सकती हैं। मान लेते हैं टेंजिबल कितना आपका 100। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इनटेंजिबल। इसमें क्या क्या बातें हो सकती है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो मान लो कितना आपका 30। और क्या हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना आपका 30। एक होता है आपका अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डीआर बैलेंस। इनका कोई मार्केट रेट नहीं होता। मान लेते हैं कितना है 10 है और बाकी जो क्या है करेंट एसेट है। तो कितना हो जाएगा 100, 30, 30 और 10 कितना हो गया आपका 170। 290 में से लेस करेंगे 170, क्या बच जाएगा आपका 120। ठीक है ना, 100, 120, 220, 220 और 70, 290। अब बात करते हैं डेब्ट और इक्विटी की बात हुई थी। याद रखना इक्विटी का ही नाम क्या होता है, जो इक्विटी होता है उसी का नाम क्या होता है शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का ही नाम क्या होता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। इसी का नाम क्या होता है नेट वर्थ।
इसी का नाम क्या होता है? नेट वर्थ। इसी का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड। इसी का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड। तो याद रखना, इक्विटी का नाम हो चाहे उसे हम क्या बोलें? शेयर होल्डर फंड बोलें, उसे हम क्या बोलें? नेट वर्थ बोलें, या उसे हम क्या बोलें? प्रोप्राइटर फंड बोलें। ये सब के सब क्या है? एक ही नाम है। अब इसमें सबसे अच्छा होता है, इस वर्ड को पढ़ना अधिक अच्छा होता है, शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स की बात, इसमें क्या क्या बातें आएंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी क्या है? शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी क्या है? शेयर होल्डर है। रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? इक्विटी का होता है, तो ये भी क्या होगा? शेयर होल्डर फंड से। अब मेरी बात सुनो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? प्रॉफिट आता है, जनरल रिजर्व आता है, स्पेशल रिजर्व आता है। तो अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आप ही का होगा। अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आप ही का होगा। तो जब भी बात किसकी आएगी? इक्विटी की बात आएगी, या शेयर होल्डर फंड्स की बात आएगी, या नेटवर्थ की बात आएगी, या प्रोप्राइटर फंड्स की बात आएगी, समझ जाना हमें किस किस से मतलब है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर रिजर्व एंड सरप्लस आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आपका होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। अगर हमें निकालना हो इक्विटी, तो इक्विटी का ही नाम क्या है? इक्विटी का ही नाम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का ही नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड्स। इसी का नाम क्या है? नेटवर्थ। इसी का नाम क्या होता है? नेटवर्थ। इसी का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड। इसी का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड। इसमें इस नाम को ना याद करना अधिक आसान होता है, शेयर होल्डर फंड्स। कैसे निकलता है ये सब? इसमें क्या क्या बातें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आते हैं? सभी तरह के रिजर्व आता है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे स्पेशल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस कौन सा बैलेंस हो? सीआर बैलेंस हो, वो सब इसी में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मेरी बात सुनो, अगर प्रॉफिट किसका? इक्विटी का है, तो लॉस भी किसका होगा? इक्विटी का होगा। इसीलिए अगर आपके पास लॉस पड़ा हुआ है तो उसे क्या करेंगे? लेस कर देंगे। याद है ना, मैं उनका नाम क्या दिया था? अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस टीआर बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस टीआर बैलेंस। और कौन सी बातें आती हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारी बातें आती हैं जब हम निकालते हैं इक्विटी, या फिर शेयर होल्डर फंड्स, या फिर नेटवर्थ, या फिर प्रोप्राइटर फंड। फिर से सुनना, सबसे इजी वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड्स, याद रखना। इसमें क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बातें आती हैं? रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सीआर बैलेंस आता है। और अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आपका ही होगा। मेरे वर्ड ध्यान सुनना, मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ, मैं को रिलेट कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आपका होगा। यानी अगर प्रॉफिट इक्विटी में ऐड होगा तो लॉस भी क्या होगा? इक्विटी में लेस हो जाएगा।
तो याद रखना, वैसे भी प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी का होता है, तो लॉस भी किसका होगा, इक्विटी का होगा। अब नेक्स्ट बात करने हैं डेप्ट। डेप्ट मतलब जब भी बात सिर्फ और सिर्फ डेप्ट की होगी, समझ जाना डेप्ट मतलब किसकी बात होने वाली है, आउटसाइडर की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है, आउटसाइडर की बात होने वाली है, और वो भी लॉन्ग टर्म की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है, आउटसाइडर, और वो भी किसकी बात होने वाली है, लॉन्ग टर्म की बात होने वाली है। तो ये जो बैंक लोन है, कुछ ना दिया हो तो बैंक लोन हमेशा ही क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और क्या हो सकता है, बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। डिवेंचर, डिवेंचर भी क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म होता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी क्या होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो याद है कि बात ना, इक्विटी क्या होता है और डेब्ट क्या होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इक्विटी को और प्लस डेब्ट को जोड़ दूं, तो ये निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं इक्विटी और डेब्ट को जोड़ दूं तो क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। अगर हम इक्विटी और डेब्ट को जोड़ दें तो क्या अगर हम इक्विटी और डेब्ट को जोड़ दें तो क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। याद रखिए बात ना, अगर हम इक्विटी को और डेब्ट को जोड़ दें तो क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता ही क्या है, बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं। याद रखना, जब भी बात आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड के, समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब बिजनेस में पैसे किसके लगे होते हैं, या तो आउटसाइडर के या इनसाइडर के। आउटसाइडर किस नाम से बोलते हैं, डेब्ट, और इनसाइडर किस नाम से बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी का ही नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, उसी का नाम क्या होता है, नेटवर्थ, उसी का नाम क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड होता है। हम करेंट लायबिलिटी इसलिए काउंट नहीं करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्योंकि वो पर डे पर वीक क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, हम करेंट लायबिलिटी को काउंट नहीं करते। हम किसको काउंट करते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करते हैं, इट मीन्स डेब्ट। और किसकी बात करते हैं, इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स की बात करते हैं। तो अगर हम इक्विटी को और डेब्ट को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने क्या बताया था, डेब्ट इक्विटी रेशियो ये शो करता है जो फंड लगाया गया है उसमें दो तरह के फंड है। एक तो किसका फंड है, डेब्ट, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म। एक किसका फंड है, इक्विटी, इक्विटी मीन्स क्या होता है आपका, इनसाइडर, शेयर होल्डर फंड। तो हम ये कंपेयर करते हैं कि जो डेब्ट का पैसा है वो शेयर होल्डर फंड्स, जो डेब्ट का पैसा है वो शेयर होल्डर फंड्स के कंपेरिजन में कितना है, ताकि जो लॉन्ग टर्म जो लोग होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट के ही हैं, शेयर होल्डर फंड्स तो है ही नहीं। इसका मतलब रिस्की है, कल को कंपनी डूब जाएगा तो ये पैसा किसको देंगे। लेकिन जिस भी फर्म में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अधिक होता है और लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, कम लगा होता है, यानी बाहरी आदमी का पैसा कम लगा होता है। उस फर्म को लोन देना अधिक सेफ होता है, उस फर्म को इन्वेस्ट करना अधिक सेफ होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस फर्म में, जिस कंपनी में ऑनर का पैसा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा लगा हुआ है, बाहरी आदमी का पैसा लगा हुआ है, आउटसाइडर का पैसा लगा हुआ है, इट मीन्स वो बिजनेस क्या है, रिस्की है। कभी भी बाहरी आदमी पैसे मांग सकते हैं। अगर बाहरी आदमी पैसे मांगने लगेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसेट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। एसेट सेल करते ही क्या हो जाएगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, ये जितना ही क्या हो जाए, डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना ही क्या हो, कम हो, उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है।
याद रही बात ना। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, ये तरीका होता है निकालने का डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे मान लेते हैं डेब्ट कितना है 100 और शेयर होल्डर फंड्स कितना है 300। इट मीन्स अगर डेब्ट 1 रुपीज़ है तो शेयर होल्डर फंड्स के कितने पैसे पड़े हुए 3 रुपीज़। यानी जितना पैसा लॉन्ग टर्म डेब्ट से लिया गया उसका 3 गुना पैसा किसका है, ऑनर का खुद का है। ये जितना ही क्या होगा अधिक होगा उतना ही क्या होता है कंपनी सेफ मानी जाती है लॉन्ग टर्म लेंडर के लिए। आइए देखते हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है। डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब किसकी बात होती है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात होती है। याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, लॉन्ग टर्म की बात होती है। करेंट लायबिलिटी की बात नहीं होती, किसकी बात होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी की बात होती है। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक ना, जो कि 12 मंथ से अधिक के लिए दिया गया है। तो डेब्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इस बात को याद रखना लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी क्या होता है आपके लिए, डेब्ट होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, टोटल डेब्ट में से अगर करेंट लायबिलिटी को हटा दो तो क्या बचेगा, डेब्ट बचेगा। क्योंकि डेब्ट में, टोटल डेब्ट में दो ही बातें तो होती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और दूसरा क्या होता है करेंट लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है, टोटल डेब्ट में से करेंट लायबिलिटी को हटा दो तो क्या बचेगा आपका, डेब्ट बचेगा। याद है ना, टोटल डेब्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट लायबिलिटी। अगर मैं टोटल डेब्ट में से करेंट लायबिलिटी को हटा दूं तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट बचेगा। जैसे मान लो ये कितना है 7, ये कितना है 3 और ये कितना है 10। अगर मैं 10 में से क्या करूं 3 लेस कर दूं तो क्या बचेगा 7। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डेब्ट प्लस इक्विटी, डेब्ट प्लस इक्विटी क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस कर दूं इक्विटी को तो क्या बचेगा, डेब्ट। याद रही बात ना, डेब्ट प्लस इक्विटी मिलके क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को लेस कर दूं तो क्या बचेगा, डेब्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो लगाने वाले दो ही लोग तो हैं, एक तो कौन, शेयर होल्डर, और दूसरा कौन सा, आउटसाइडर जो लॉन्ग टर्म है। इन दोनों ने पैसे लगाए थे और मिलके क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी का पोर्शन हटा दूं तो किसका पोर्शन बच जाएगा, डेब्ट का पोर्शन बच जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इक्विटी के बारे में। मैंने कहा था ना इक्विटी के और भी नाम है। इक्विटी का नाम क्या होता है, नेटवर्थ। इक्विटी का नाम क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड। और इसका नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर लॉस है उसे भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा, आप ही का होगा। लेस क्या करेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट। मैंने बताया था इसमें क्या क्या बातें आती हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डीआर बैलेंस आता है। दूसरा उपाय है इक्विटी कैसे निकलेगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट। यानी देखा जाए तो टोटल एसेट, टोटल एसेट में से क्या लेस कर दीजिए, करेंट लायबिलिटी को लेस कर दीजिए और नॉन करेंट लायबिलिटी को भी लेस कर दीजिए। अपने आप क्या निकल जाएगा, इक्विटी निकल के आ जाएगा। फिर से बात कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। याद है ना इक्विटी कितना है, इक्विटी कितना आपका 100, 50, 50, कुल कितना हो गया 200। और ये आप 10 उसमें से लेस कर दो तो 200 में से आपने क्या लेस कर दिया, 10 लेस कर दिया, क्या बच गया 190। दूसरा उपाय भी है,
जो आपका टोटल एसेट है उसमें से किसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेकार की चीज़ है। तो देर पहले बात हुई थी ना, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस क्या करोगे, करेंट लायबिलिटी, और क्या माइनस करोगे, डेप्ट। तो भी क्या निकल के आएगा आपका 190 ही आएगा। करके देख लीजिए, 100, 30 और 30 कितना हो गया आपका 160, 160 और 120 कितना हो जाएगा 280। 280 में से आप क्या लेस कर दो, 30, 30, 10, 20 और 10 यानी कितना 90 आप क्या करो लेस कर दो। कितना अमाउंट आया था मेरा 280। 280 में से आपने क्या लेस कर दिया 90 लेस कर दिया, तो भी क्या निकल के आएगा आपका 1,90,000। कितना आएगा आपका 1,90,000, और वैसे भी कितना आ रहा है आपका 1,90,000। फिर से मेरी बात सुनो, क्या निकाल रहे हो इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 200। इसमें से लेस क्या कर दो, नॉन करेंट अदर नॉन करेंट एसेट। मैंने कहा था ना, मेरी वर्ड को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा, आप ही का होगा। अगर प्रॉफिट आपने ऐड किया तो लॉस क्या करोगे, लेस करोगे। तो 200 में से क्या लेस कर दिया 10 लेस कर दिया, कितना आ गया आपका 190। दूसरा भी उपाय है, मैंने क्या बताया इस साइड से, ये जो सारे पैसे हैं ये सारे पैसे किसके हैं, इन लोगों के। अगर इन पैसों में से इनको हटा दो, किसको, करंट लायबिलिटी को, डिवेंचर को, बैंक लोन को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, तो फिर कितना किसका बच जाएगा, इक्विटी आपका बच जाएगा। क्योंकि 10 रुपीज़ की कोई वैल्यू होती नहीं, इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर काउंट करेंगे भी तो बाद में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इसलिए हम इधर से कैलकुलेशन करेंगे तो काउंट ही नहीं करेंगे। कितना आपका 100, 30 और 30 कुल कितना हो गया 160, और 120 कितना हो गया 280। 280 में से क्या लेस कर दिया आपने 90, तो क्या बच गया आपका 190। वैसे भी क्या था 190, ऐसे भी क्या आ रहा है 190। ये भी उपाय है कैलकुलेशन करने का। तो वही मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने आपको, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, इसमें से क्या लेस कर दिया आपने करेंट लायबिलिटी, और क्या लेस कर दिया नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या निकल के आ गया आपका इक्विटी। और भी उपाय इक्विटी निकालने का, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बात वही होगी ना, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। और कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम लिस्ट कर दें नॉन करेंट लायबिलिटी यानी डेप्ट, यानी क्या डेप्ट। थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, इक्विटी प्लस डेप्ट क्या बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या लेस कर दो, डेप्ट को लेस कर दो, तो क्या निकल जाएगा इक्विटी। दूसरा उपाय भी है, टोटल एसेट में से क्या लेस कर दो, टोटल डेप्ट लेस कर दो, तो क्या निकलेगा आपका इक्विटी निकल के आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो एसेट है, एसेट में पैसा किसका लगा हुआ होता है, इनसाइडर का और आउटसाइडर का। अगर आउटसाइडर का पैसा निकाल दो तो किसका पैसा बचेगा, इनसाइडर का पैसा बचेगा। तो ये तो था आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब किसकी बात होगी, आउटसाइडर। आप समझते हो ना आउटसाइडर क्या होता है, एक तो आउटसाइडर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा डेप्ट। जैसे बैंक लोन, बैंक लोन के बारे में कुछ ना दिया हो तो बैंक लोन क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब के सब क्या आपके डेप्ट है। डेप्ट भी है, आउटसाइडर भी है और लॉन्ग टर्म भी है। इक्विटी, इक्विटी के और भी क्या नाम होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड्स। इसमें सबसे अच्छा नाम होता है शेयर होल्डर फंड्स, याद करने के व्यू से। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। रिजर्व किसका होता है, इक्विटी का होता है, तो वो भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। और अगर कोई लॉस है यानी अदर नॉन करेंट एसेट है, उसे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। आइए नेक्स्ट निकालते हैं, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो अगर बीच में 2 हो तो याद रखना इसके पहले वाला कहाँ जाएगा ऊपर और बाद वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। डेप्ट के बारे में बता ही चुका मैं, डेप्ट मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखा और डेप्ट तो क्या होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो ये कहलाता
तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो ये बताता है कि टोटल एसेट में बाहरी आदमी का पैसा क्या है, कितना है। टोटल एसेट में बाहरी आदमी के पैसे कितने लगाए गए हैं, ये शो कौन करता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इस बात को शो करता है। डेप्ट आपको पहली बात हो चुकी है, डेप्ट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात होती है। और टोटल एसेट में हम किसकी बात नहीं करेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होता। बाकी सारे के सारे फिक्स एसेट और करेंट एसेट हम काउंट करेंगे, लेकिन हम किसकी बात नहीं करेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट की बात नहीं करेंगे। अदर नॉन करेंट एसेट में कौन कौन सी बातें आती है, मैंने आपको बताया था ना, इन्वेंटरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस, ये सब आता है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो जब भी आप टोटल एसेट की कैलकुलेशन करोगे आप इन चीज़ों को हटा दोगे। दूसरा, मैंने आपको डेट बता रखा है, डेट मतलब क्या होता है, आपका आउटसाइडर की बात होती है। आउटसाइडर वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि जो आपका पैसा लगा हुआ है, किसका, ऑनर का, वो टोटल एसेट के कंपेयर में कितना है। याद रहेगी बात ना, प्रोप्राइटरी रेशियो ये कहता है कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा हुआ है, मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी प्रोप्राइटरी रेशियो की बात हो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है ये कि कुल एसेट में से मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, टोटल एसेट में ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है। इसे कौन शो करता है, प्रोप्राइटरी शो करता है। इसे कौन शो करता है, प्रोप्राइटरी रेशियो शो करता है, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, शेयर होल्डर फंड्स, जो हम जान चुके हैं, क्योंकि इक्विटी ही क्या है, शेयर होल्डर फंड्स है, वही क्या है, प्रोप्राइटर फंड है, वही क्या आपका नेट वर्थ है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट हम जानते हैं और शेयर होल्डर फंड भी हम जानते हैं, लेकिन जब भी बात होगी टोटल एसेट की हम किसकी बात नहीं करेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो याद रहेगी मैंने क्या बताया आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि जो कुल एसेट है उस टोटल एसेट में शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा हुआ है, इसे शो कौन करता है, प्रोप्राइटरी रेशियो शो करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये बताता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से कितना पोर्शन इंटरेस्ट कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो निकल के आ रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। इसमें से मैंने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 20,000। तो जो मेरे पास निकल के आ रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स वो कितना आ रहा है, 80,000। इसमें से मैंने टैक्स लेस कर दिया 50%। मैंने इसमें से टैक्स कितना लेस कर दिया, 50%। तो मेरे पास 80,000 का 50% कितना होता है, 40,000। तो मेरे पास जो बच रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो कितना है, 40,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो ईबीआईटी को कितने बार कवर कर सकता है, से कितने बार कवर हो सकता है। समझ बात ना, मैंने क्या बताया, जो इंटरेस्ट है वो ईबीआईटी से कितने बार कवर हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देख लो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1 लाख रुपीज, और आपका जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म पर वो कितना आपका 20,000, यानी 5 बार कवर हो सकता है, 5 टाइम्स कवर हो सकता है। यानी अगर हमारा प्रॉफिट 80% भी कम हो जाए तो भी क्या होगा, हम इंटरेस्ट को इजीली पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट 80% कम हो जाए तो भी हम इंटरेस्ट को इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जितना ही अधिक होगा
लॉन्ग टर्म जो बोरोवर होते हैं उनके लिए उतना ही क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, तो ये अधिक होना अधिक अच्छा होता है, कम होना अच्छा नहीं होता। तो क्लियर है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कितने बार कवर हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एक्टिविटी रेशियो की बात हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है। टर्नओवर रेशियो ये कहता है कि कोई कंपनी या कोई फर्म अपने रिसोर्सेज को कितनी इफिशिएंटली यूज कर पाता है। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली यूज कर पाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो बोलते हैं या फिर हम एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। आइए देखते हैं इनके कौन कौन से रेशियो हैं। सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कहता है कि आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो। क्लियर है ना, मैंने क्या बताया, आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो। मान लेते हैं आपने पूरे साल में कितने का सेल किया है, आपने पूरे साल में 5 लाख रुपीस कॉस्ट का सेल किया, आपने पूरे साल में 5 लाख रुपीस कॉस्ट का सेल किया और ऑन एन एवरेज आपके पास स्टॉक कितना रहता है, 1 लाख। ऑन एन एवरेज आपके पास स्टॉक कितना रहता है, 1 लाख। इट मीन्स आप अपने स्टॉक को 5 टाइम रोटेट कर लेते हो। इट मीन्स आप अपने स्टॉक को 5 टाइम रोटेट कर लेते हो। कोई दूसरी फर्म है, वो भी पूरे साल में 5 लाख रुपीस कॉस्ट का गुड सोल्ड करती है और उसके पास ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपीस का गुड्स रहता है, तो वो अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेता है, 2.5 टाइम्स बार रोटेट कर लेता है। तो ये रोटेशन जितना ही अच्छी होगी कंपनी की मैनेजमेंट उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। अब देखो दोनों ने सेल तो कितना किया, 5 लाख रुपीस कॉस्ट का ही सेल किया है, लेकिन ये अपने पास ऑन एन एवरेज कितने का माल रखता है, 1 लाख, और ये अपने पास कितने का माल रखता है, 2 लाख रुपीस का। अब देखो इसका पैसा कितना फंसा हुआ है, 1 लाख रुपीस, इसका पैसा कितना फंसा हुआ है, 2 लाख रुपीस। इसका जो इंटरेस्ट जा रहा होगा किसके अकॉर्डिंग जा रहा होगा, 2 लाख रुपीस के अकॉर्डिंग। इसको बड़ा गोडाउन लेना पड़ा होगा, इसका छोटा गोडाउन में काम चल जाएगा, इसका नुकसान अधिक होने वाला है, इसका नुकसान क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कल को बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो इसके गुड्स कितने बर्बाद होंगे, 2 लाख रुपीस का। इसका गुड्स कितना बर्बाद होगा, सिर्फ 1 लाख रुपीस का। तो मेरी बात सुनो, जितना ही रोटेशन अच्छा होता है कंपनी की मैनेजमेंट उतनी अच्छी मानी जाती है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, इन्वेंट्री टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़ के डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से, तो क्या निकलेगा आपका, एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे केस में जो आपके पास दिया हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री उसी को आप क्या मान लोगे, एवरेज मान लोगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे केस में जो क्लोजिंग आपका दिया है उसी को आप क्या मान लोगे, एवरेज मान लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, जब भी आपको निकालना होगा कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशन, आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग की तरफ। कहाँ ध्यान होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो 2 उपाय है, या तो आप क्या करोगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो। मान लो आपने कितने का सेल किया है, 5 लाख रुपीस का सेल किया है और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो कितना है, 1 लाख रुपीस का। इट मीन्स आपने जो सेल किया है ना उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 4 लाख रुपीज है। क्लियर है ना, आपने कोई चीज सेल कितने में किया है, 5 लाख रुपीज में, और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज का। इट मीन्स आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी होगी, 4 लाख रुपीज। तो जब भी बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात होगी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास सेल्स और जीपी नहीं दिया हुआ है तो दूसरा उपाय ये है कि ट्रेडिंग के डीआर साइड के जितने आइटम है आप उनको जोड़ोगे
और सीआर साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो भी आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। तो जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की बात होगी, याद रखना आपको ध्यान कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ओपनिंग कितना था, 5 लाख रुपए का, मैंने परचेज कितना किया, 10 लाख रुपए का, कितना हो गया, 15 लाख। मैंने और वेजेस पे कितना खर्च किया, 5 लाख रुपए, कितना हो गया, 20 लाख रुपीज। मैंने और भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस किए 1 लाख रुपीज का, कुल कितना हो गया, 21 लाख। अब 21 लाख रुपीज में से अभी भी मेरे पास 7 लाख रुपीज का गुड्स बचा हुआ है, तो बाकी गुड्स जो कितने हो गए, 14 लाख रुपीज के, वो क्या हो गए, सोल्ड कर दिए गए। ये निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने क्या किया, ट्रेडिंग के जो डीआर साइड के आइटम है सभी को ऐड किया और लेस क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। तो याद रहेगी बात ना, दो उपाय है, या तो आप कैसे निकालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे को ऐड करोगे और लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा ऑप्शन है, अगर हम सेल्स में से क्या लेस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नाम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या होता है आपका, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। पहला ऑप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। एक ऑप्शन क्या है आपका, आप सेल में से क्या लेस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं आपने कोई चीज सेल कितने में किया है, 5 रुपीज में, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपी। इट मीन्स वो चीज कितने की थी, कॉस्टिंग कितनी थी, 4 रुपीज की। दूसरा ऑप्शन है, मान लो आपने चीज कितने में सेल किया है, 5 रुपए में, और आपको 3 रुपए का लॉस हो गया। इसका मतलब वो चीज कितने की थी, 8 रुपए की। दूसरा उपाय क्या है, जो आपका सेल है, सेल में क्या ऐड कर दोगे, ग्रॉस लॉस को ऐड कर दोगे, तो भी क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन तो है ही, मैंने क्या बताया था, ट्रेडिंग के सारे खर्चों को ऐड करके लेस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो भी क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या किया आपने, नेट परचेज, प्लस क्या किया आपने, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ होता है, ट्रेडिंग में होता है, और लेस क्या करोगे आप, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो भी क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। और क्या ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, जो आपने परचेज किया है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी बात वही है, मैंने क्या बताया आपको, ट्रेडिंग के सारे खर्चों को ऐड करके, ट्रेडिंग में डीआर साइड जितने भी आइटम होते हैं उन सभी को ऐड करके लेस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक। याद रखिए बात ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो उसके डीआर साइड के सारे खर्चे को ऐड करके लेस क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक, तो भी आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। अब जब बात एवरेज इन्वेंट्री की बात है, तो मैंने क्या बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम वहाँ पर सेल यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया आपको, कभी कभी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री रहता है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं रहता, और नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल है। ऐसे केस में क्या करेंगे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसी को हम एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। तो क्लियर है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर से कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मान लो आपने पूरे साल में सेल कितना किया आपने, 5 लाख रुपीज का, और जो आपका एवरेज इन्वेंट्री है वो कितना आपका, 1 लाख रुपीज। तो क्या निकल के आया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, 5 टाइम्स। यानी आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो, 5 टाइम्स रोटेट कर लेते हो। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है आपका इन्वेंट्री वेलोसिटी। इन्वेंट्री वेलोसिटी ये होता है कि आप अपने स्टॉक को जो रोटेट करते हो कितने दिन में रोटेट कर लेते हो। तो आप चाहो तो उसे कैसे निकाल सकते हो, डे वाइज भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसे कैसे निकाल सकते हो, मंथ वाइज भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसे कैसे निकाल सकते हो, वीक वाइज भी निकाल सकते हो। जैसे भी निकालना हो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमें डे वाइज निकालना है, तो पूरे साल में दिन कितने होते हैं, 365।
और स्टॉक टर्न रेशियो हमारा क्या निकल के आया था 5 टाइम्स। तो 365 को डिवाइड किससे करोगे 5 से, यानी क्या निकल के आ गया 73 डेज निकल के आ गया। इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक बार स्टॉक को रोटेट करने में टाइम क्या लगता है 73 डेज लगता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना है 10 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10 लाख रुपीज़। और जो मेरा वो निकल के आया था एवरेज इन्वेंट्री वो कितना है 1 लाख। तो जो रोटेशन है, रोटेशन कितने बार हो गया 10 टाइम्स, यानी हमारा जो निकल के आया स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना निकल के आ गया 10 टाइम्स निकल के आ गया। अब मान लो मुझे क्या निकालना है इन्वेंट्री वेलोसिटी निकालना है। तो इन्वेंट्री वेलोसिटी कैसे निकलेगा, अगर डे वाइज निकालना है तो 365 डेज को डिवाइड किससे करोगे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो से करोगे। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 36.5 डेज, यानी एक बार रोटेशन होने में टाइम क्या लगता है 36.5 डेज लगता है। तो वही बात है, इन्वेंट्री वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, या तो आप मंथ वाइज निकालना हो तो 12 मंथ को डिवाइड किससे करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, या आपको निकालना हो क्या वीक वाइज तो 52 वीक को आप डिवाइड किससे करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। अगर आपको डे वाइज निकालना है तो 365 डेज को डिवाइड किससे करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो अगर आप 12 मंथ को डिवाइड करोगे तो मंथ वाइज निकल के आएगा, अगर 52 वीक को डिवाइड करोगे तो वीक वाइज आंसर आएगा, अगर 365 डेज को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा डे वाइज आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्नओवर। अगला क्या लिखा हुआ आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा हुआ आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो, यानी आप अपने डेटर को कितने बार रोटेट कर लेते हो। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप पूरे साल में 3,65,000 का उधार सेल करते हो और ऑन एन एवरेज आपके पास जो डेटर रहते हैं वो कितने रहते हैं 36,500। तो रोटेशन कितने बार हो गया आपका 10 टाइम्स। रोटेशन कितने बार हो गया आपका 10 टाइम्स, ठीक ना। फॉर्मूला क्या लिखा आपने नेट क्रेडिट सेल डिवाइड किससे करोगे आप एवरेज डेटर से, या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। फिर से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बताया फॉर्मूला क्या होता है आपका नेट क्रेडिट सेल, जो आपने पूरे साल में क्रेडिट सेल किया है, और डिवाइड किससे करते हो आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज कैसे निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। इस डेटर में क्या आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे करोगे 2 से करोगे। इस ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, इसमें क्या आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल भी आएगा। और जो आपका टोटल क्रेडिट सेल है वो कैसे निकलेगा, अगर कुछ न दिया हो तो याद रखना सेल को ही हम क्या मान लेते हैं नेट क्रेडिट सेल मान लेते हैं। अदरवाइज अगर उसने दिया हो टोटल सेल कितना है और कैश सेल कितना है, तो टोटल सेल में से आप कैश सेल लेस कर दोगे तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये क्या कहता है कि आप अपने डेटर्स को कितने बार रोटेट कर लेते हो, जितना ही ये रोटेशन अधिक होगा उतना ही क्या होगा अच्छा माना जाता है, ठीक है। कैसे निकलता है आपका मैंने समझा दिया आपको। नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड किससे करते हो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्या होता है आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और डिवाइड किससे करते हो आप 2 से करते हो। जो आपका क्रेडिट सेल है वो कैसे निकलता है मैंने क्या बताया, या तो आप सेल में से, मैंने क्या बताया आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है सेल, तो हम सेल को क्या मान लेंगे नेट क्रेडिट सेल मान लेते हैं। अगर उसने दे रखा है टोटल सेल कितना है और कैश सेल कितना है, तो टोटल सेल में से आप क्या लेस कर दोगे कैश सेल लेस कर दोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके पास।
एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या कहता है कि आपको अपने डेटर से कितने दिन के अंदर कलेक्शन मिल जाता है। चाहे तो आप इसे कैसे निकाल सकते हो, मंथ वाइज निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसे वीक वाइज निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, डे वाइज निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, 12 मंथ अपॉन ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो। हमारा अभी हमने निकाला था ना, हमारा टर्नओवर रेशियो क्या निकल के आया था आपका 10। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारा जो टोटल सेल था ऑन क्रेडिट वो कितना था आपका 3,65,000, और जो ऑन एन एवरेज हमारा डेटर था वो कितना था आपका 36,500। तो हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया 10। ये हमारा निकला डेटर टर्नओवर रेशियो। और हमें ये निकालना है कि एवरेज कलेक्शन कितने दिन में हो जाता है। तो मान लेते हैं हमें डे वाइज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा 365 डेज अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आपका 10। तो मुझे 36.5 डेज लग जाते हैं कलेक्शन करने में। याद रखी बात आपको, हम चाहे तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं, वीक वाइज भी निकाल सकते हैं, और डे वाइज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा 12 मंथ ऑब्लिक 52 वीक ऑब्लिक 365 डेज, और डिवाइड किससे करोगे आप, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आप उसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसकी बात कर रहे हैं अपने, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, ये बात ये कहता है कि आप जो उधार परचेज करते हो उसका रोटेशन कितने बार है। क्या आप एक साथ सारे उधार परचेज कर लेते हो, या फिर जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है वैसे वैसे आप क्या करते हो, उधार परचेज करते रहते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल क्रेडिट परचेज। जो आपने क्या कर रखा है, टोटल क्रेडिट परचेज, बात गुड्स की हो रही है, टोटल क्रेडिट परचेज, और इसको डिवाइड किससे करते हो आप, एवरेज ट्रेड पेबल से। डिवाइड किससे करते हो आप इसको, एवरेज ट्रेड पेबल से आप उसे क्या करते हो, डिवाइड करते हो। अब ये जो एवरेज ट्रेड पेबल है ये कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, डिवाइड किससे करते हो, 2 से करते हो। इस ट्रेड पेबल में याद रखना क्या क्या बातें आती है, क्रेडिटर भी आता है और बिल्स पेबल भी आता है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल में भी क्या क्या बातें आएंगी, क्रेडिटर्स भी आएगा और क्या आएगा, बिल्स पेबल भी आएगा। अब बात आती है टोटल क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है। जो आपका टोटल परचेज है उसमें से आप कैश परचेज को लेस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका नेट क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगा। अगर कैश परचेज के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नेट परचेजिंग क्या आपका क्रेडिट परचेज मान लिया जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। मान लेते हैं पूरे साल में मैंने नेट क्रेडिट परचेज कितना किया है, 10 लाख रुपीज, और जो मेरे पास एवरेज ट्रेड पेबल है वो कितना है 1 लाख। तो पूरे साल में रोटेशन कितने बार हो गया, 10 टाइम्स हो गया। ये रोटेशन क्या होगा, जितना ही अधिक होगा कंपनी के मैनेजमेंट उतनी अच्छी मानी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने एवरेज पेमेंट पीरियड। जो मैंने उधार परचेज करता हूँ उसका पेमेंट नॉर्मली कितने दिनों में हो जाता है। फिर वही बात है, आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो डे वाइज, चाहो तो निकाल सकते हो मंथ वाइज, चाहो तो आप निकाल सकते हो वीक वाइज। डिवाइड किससे करना पड़ता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। मान लेते हैं हमें डे वाइज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो अभी क्या निकल के आया था 10। यानी 365 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या निकल के आएगा आपका 36.5 डेज। यानी आप जो परचेज करते हो उसका पेमेंट लगभग कितने दिनों में हो जाता है, 36.5 डेज में आप पेमेंट कर देते हो। इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये नेट सेल और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशन बताता है।
वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। और जो नेट सेल है वो तो आपको पता नहीं कैसे निकलता है। हो सकता है आपने कैश में सेल किया हो सकता है आपने क्रेडिट सेल किया हो। अगर मैं कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ दूं, अगर मैं कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ दूं तो क्या निकलेगा? हमारा नेट सेल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने पूरे साल में सेल कितना किया है? 10 लाख रुपीज़ का। मैंने पूरे साल में सेल कितना किया है? 10 लाख रुपीज़ का। और जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपीज़ का। तो मेरा वर्किंग कैपिटल रोटेट कितने बार हो गया? 10 टाइम्स। एक दूसरी कंपनी है, उसने भी पूरे साल में सेल कितना किया है? 10 लाख रुपीज़ का। और जो उसका वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,50,000। तो उसने रोटेशन कितने बार किया? 4 टाइम्स। तो जिसका रोटेशन अधिक अच्छा होगा, कंपनी की मैनेजमेंट उसकी अच्छी मानी जाएगी। आप खुद सोचो, दोनों कंपनियों ने सेल तो कितना किया है? 10 लाख रुपीज़ का ही सेल किया है। लेकिन देखो, ये कंपनी 1 लाख से ही मैनेज कर लेती है और इस कंपनी को कितना लगाना पड़ता है? 2.5 लाख रुपये। इसके पैसे कितने ब्लॉक है? 2.5 लाख रुपये। इसके पैसे कितने ब्लॉक है? 1 लाख रुपये। इसका इंटरेस्ट का नुकसान किसका हो रहा है? 2.5 लाख रुपये पर। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किस पर हो रहा है? 1 लाख रुपीज़ पर। तो वर्किंग टर्नओवर रेशियो जितना ही क्या होगा? अधिक होगा। कंपनी की एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये कहता है कि जो आपने रिसोर्सेज यूज किया है उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसकी बात करता है? ये कहता है कि जो आपने बिजनेस में रिसोर्सेज यूज किया है उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। उस इफिशियंसी को ये चेक करता है। कौन सा रेशियो बोलते हैं? उसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। इसके 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक होता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, एक होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो जब भी बात ग्रॉस प्रॉफिट की होगी, समझ जाना हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? ट्रेडिंग से। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? ट्रेडिंग से मतलब है। हमें पीएल से कोई मतलब नहीं है। याद रखिए बात ना, हमें सिर्फ और सिर्फ किसके आइटम से मतलब है? ट्रेडिंग से आइटम से मतलब है। तो जीपी कैसे निकलेगा? अगर मैं सेल्स में से क्या लेस कर दूं? कॉस्ट को लेस कर दूं तो भी क्या निकल जाएगा? जीपी निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ सेल किया है 6 रुपये में, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 5 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपीज़। तो मैंने भी यही कहा ना, अगर मैं सेल्स में से क्या लेस कर दूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलना है वो तो हम सीख ही चुके हैं। एक उपाय क्या था? ट्रेडिंग के जितने भी आइटम है डीआर साइड के, उस आइटम को जोड़ के लेस क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल जाता है? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है। और सेल में से अगर हम क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या निकल जाएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो क्लियर है ना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? अगर मैं सेल्स में से क्या लेस कर दूं? कॉस्ट को लेस कर दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो भी क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे निकलता है? ट्रेडिंग से निकलता है। ट्रेडिंग के डीआर साइड के सारे खर्चे को ऐड करके लेस क्या कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो भी क्या निकल जाता है? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है। अब बात आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकलता है? जो आपका क्रेडिट सेल है, जो आपका कैश सेल है, दोनों सेल को जोड़ दो तो आपका क्या निकल के आ जाता है? टोटल सेल निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं अपने नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करोगे। एक और फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल
मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से करोगे। अब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि हमें बिफोर निकालना है या फिर आफ्टर निकालना है, तो याद रखना हमेशा ही नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। तो याद रखिए बात ना आपको, अगर आपको निकालना क्या हो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आपको क्या निकालना हो? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपको याद है ट्रेडिंग से क्या निकल के आया था? ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सभी एक्सपेंस लेस कर दें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सभी इनकम को क्या करें? ऐड कर दें। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। समझ में आई बात ना? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, आपको याद है ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है? ट्रेडिंग से पीएल में आता है। उसके बाद उसमें सारे एक्सपेंस हम क्या करें? लेस कर दें और सारे इनकम क्या करें? ऐड कर दें। कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सेम वही बात लिखी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से हम क्या लेस कर दें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें। तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें से हम क्या लेस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करें? ऐड कर दें। तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो ये जो निकल के आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो कहाँ से मिलेगा हमें? ट्रेडिंग अकाउंट से। और ये जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कहाँ से निकलेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो याद रखना ट्रेडिंग से क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या लेस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करें? ऐड कर दें। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ आते हैं? पीएल में आते हैं। जैसे आपका सैलरी, आपका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किस में आता है? आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से एग्जाम्पल बताता हूँ आपको? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब के सब क्या आते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं? जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं बैंक में पैसा जमा कर रखा है, वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। इसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, मेरे पास एडिशनल पैसा लगा था, मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो याद है कि बात ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ होता है? ट्रेडिंग में। और फिर उसमें से हम लेस क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पता है इसमें क्या आएगा? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कहाँ से निकल के आता है? ट्रेडिंग से। और हम सीख चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। इसमें प्लस क्या करते हो आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें प्लस क्या करते हो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा आपको? ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट सेल से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है आपको बताया जा चुका है। या तो आप सेल्स में से क्या लेस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा उपाय क्या है, ट्रेडिंग के डीआर साइड के सारे आइटम को जोड़ के आप क्या लेस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो भी आपका क्या निकल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी एम्प्लॉय को दिया जाने वाला सैलरी, कमीशन, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब के सब किस में जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाते हैं। बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक ना, ये सब के सब क्या आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। याद रखना आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारे आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। वो कौन से एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, उसको यहाँ लेस नहीं करते। मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक ना। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करते हो, 100 से। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक बार याद रखना, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्योरली क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या ऐड कर दो, अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, तो आपका क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। इट मीन्स ना तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करना है और ना ही मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, ऑपरेटिंग इनकम की बात करनी है और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करनी है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्योरली क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दोगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से मिलेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं फिर से बताता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहीं शेयर इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं डिवेंचर इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से मिलने वाला इंटरेस्ट, वहाँ से मिलने वाला डिविडेंड, वो आपको ऑपरेटिंग नहीं होता। कौन सा इनकम होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। सेम वही, अगर आपने डिवेंचर से पैसे उठा रखे हैं, अगर आपने बैंक से लोन ले रखे हैं, उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। तो मैंने क्या बताया, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ क्या लेस कर दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें और सिर्फ क्या करें, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने बता ही दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्योरली क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा आपने लगाया है, चाहे वो इक्विटी के रूप में, चाहे वो बैंक लोन के रूप में, चाहे वो डिवेंचर के रूप में, चाहे वो शेयर्स के रूप में, उन पैसों का रिटर्न कितना मिला, उन पैसों का रिटर्न कितना मिला। तो जो पैसे आपने लगाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में दो बातें आती हैं, एक तो क्या आता है आपका डेप्ट, जो मैंने आपको बता रखा है डेप्ट क्या होता है, और एक क्या होता है आपका इक्विटी। अगर डेप्ट और इक्विटी को आप जोड़ दो तो क्या निकलता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। और जो रिटर्न है, रिटर्न वो अमाउंट होगा जो कि डेप्ट और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो कौन सा अमाउंट होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये वो अमाउंट होता है जो कि किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेप्ट के बीच में
और इक्विटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं EBIT, मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 20,000। तो अब जो निकल के आया वो क्या निकला आपका, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो मान लो कितना है, 80,000। इसमें से आपने टैक्स पे कर दिया, इसमें से आपने टैक्स कितना पे कर दिया, 40,000। तो जो आपके पास निकल के आ रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो कितना आ गया, 40,000। इसमें से कुछ आपने पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो मान लो आपने कितना पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपीज़। तो जो बच गया वो पैसा किसके लिए अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो हमें तो वो पैसा निकालना है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन आते हैं, डिवेंचर भी आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आते हैं, इक्विटी भी आते हैं। तो वो पैसा जो सब में बटेगा, तो कौन सा पैसा, 1 लाख रुपीज़। क्योंकि 1 लाख में कुछ तो किसको चला गया, डिवेंचर को, कुछ किसको चला गया, प्रेफरेंस शेयर को, कुछ किसको चला गया, इक्विटी को। तो ये वो अमाउंट है जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न मिला है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और डिवाइड किससे करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। और आपको बताया गया ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, डेट प्लस इक्विटी। डेट में आपको पता है, डेट में कौन कौन सी बातें आती है, आउटसाइडर की बात आती है। किसकी बात आती है, आउटसाइडर, वो भी लॉन्ग टर्म। डिवेंचर, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके डेप्ट होते हैं। इक्विटी में कौन कौन सी बातें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर लॉस है तो वो भी किसका होगा, इक्विटी का होता है। उससे क्या किया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपसे वो पूछ सकता है। मैंने क्या क्या बताया आपको, करेंट रेशियो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट बोलते हैं। क्विक एसेट कैसे निकलता है, अगर हम करेंट एसेट में से दो चीज़ को हटा दें, किसको हटा दें, इन्वेंट्री को, प्रीपेड को, तो हमारा क्या निकल के आता है, क्विक एसेट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्टॉक को कितने दिन में रोटेट कर लेते हो। आप इसे चाहे तो मंथ वाइज निकाल सकते हो, डे वाइज निकाल सकते हो, वीक वाइज निकाल सकते हो। इसको डिवाइड किससे करना होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट मतलब क्या होता है, आउटसाइडर। आउटसाइडर के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। डेब्ट में क्या क्या बातें आती हैं, डिवेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब के सब क्या होते हैं, डेब्ट होते हैं। याद रहेगी बात ना। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको, इक्विटी। इक्विटी का ही नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। इसी का नाम क्या होता है, नेटवर्थ। इसी का नाम क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड्स। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या आता है, अगर आपके पास अदर नॉन करेंट एसेट है तो उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और हमने क्या सीखा था आपका, डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। अगर मेरे पास ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है और क्लोजिंग का निकालना पॉसिबल नहीं है, ऐसे केस में हम जो दिया हुआ उसी को क्या मान लेते हैं, एवरेज डेटर मान लिया जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, डेटर रिसीवेबल पीरियड। इसे भी हम कैसे निकाल सकते हैं, मंथ वाइज निकाल सकते हैं, डेज वाइज निकाल सकते हैं और वीक वाइज निकाल सकते हैं। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की बात होगी समझ जाना हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के आइटम से मतलब है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, सेल में से क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100।
और हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। और हमने क्या पढ़ा अभी आपको, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाता है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं, डेट प्लस इक्विटी, हमारा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।